एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर कैसे हो पाता है, इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे इस सेशन में। चैप्टर में आते टॉपिक्स की एक क्विक झलक ले तो सबसे पहला टॉपिक बात करता है कि पेरेंट्स से जब बच्चों में फीचर्स ट्रांसफर होते हैं तो उससे रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स क्या है। फिर सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं उस चीज़ की जिससे दुनिया में आते सभी ऑर्गेनिजम्स डिज़ाइन होते हैं। इसके बाद तीसरे टॉपिक में हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उसके थ्रू जीन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। और फिर चैप्टर क्लोज होता है फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक के साथ, जहां पे हम थर्ड टॉपिक पे ही फर्दर एडवांस नॉलेज गेन करते हैं और जीन्स के बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 इनहेरिटेंस के साथ। जेनेटिक शब्द की डेफिनेशन में जाने से पहले इसका एक जनरल जो रूट वर्ड है ये बनता है एक शब्द से जो कि है जीन, और जीन शब्द का मीनिंग होता है बर्थ, यानी कि यहाँ पे हमें इतना पता है कि बर्थ से रिलेटेड कोई डिटेल होगी। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन में। जेनेटिक शब्द की डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द बायोलॉजिकल साइंस डीलिंग विथ रिजेम्बलेंसेज दैट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एंड डिफरेंसेस दैट इज वेरिएशंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विद इन स्पीशीज। मतलब समझते हैं इसका, बायोलॉजिकल साइंस यानी कि ये एक साइंस है जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि बायोलॉजी शब्द आ गया यहाँ पे तो इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। एक बात। दूसरी एक बात ये कहता है लास्ट वाले फ्रेज में दैट इट स्पीक्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विद इन स्पीशीज, यानी कि ये एक स्पीशी के अंदर ही जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके बारे में बात करती है। और ये कोई भी स्पीशीज हो सकती है, लेकिन एक समय पे हम एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। स्पीशीज़ क्या होती थी, ये वर्ड क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। स्पीशीज़ बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते थे जिनमें इतने कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं कि वो आपस में इंटरब्रीड या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चों को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें डॉग का, तो डॉग कैट के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बॉडी के स्ट्रक्चर ही वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि एक टाइप का डॉग उसी टाइप के दूसरे डॉग से इंटरब्रीड कर सकता है, या फिर एक टाइप की जो कैट है वो उसी टाइप की दूसरी कैट से इंटरब्रीड कर सकती है। तो ये एक बात है कि ये जो साइंस है ये एक समय पे एक ही स्पीशी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात करती है। ये कौन सी बातें होती हैं जो ये करती है? ये बात करती है अबाउट रिजेम्बलेंसेज एंड डिफरेंसेज ऑफ ट्रेट्स। यहाँ पे एक शब्द है ट्रेट्स। ट्रेट्स शब्द को हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इसका मीनिंग आप समझें तो ये बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डिटेल हो सकती है, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुँह, होठ, इनकी कोई भी डिटेल, इनका शेप, साइज, कलर, इस तरह की हर डिटेल की बात कर सकता है। और भी बहुत तरह की डिटेल यहाँ पे हो सकती है। इसी प्रकार की डिटेल्स की बात करता है ये कि जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कौन कौन सी डिटेल्स सेम रहती हैं और कौन कौन सी डिटेल्स डिफरेंट हो जाती हैं। इसको अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप डॉग की स्पीशी को लें तो डॉग्स जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो जिस नए ऑर्गेनिज्म को वो जन्म देते हैं वो भी एक डॉग ही होता है, वो कैट तो नहीं होता। अब सुनने में ये बात अजीब लगती है क्योंकि आप कहेंगे डॉग्स तो डॉग्स को ही जन्म देंगे और कैट्स कैट्स को ही जन्म देंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे ये बताती है एक डॉग को कि वहाँ पे जो अगला ऑर्गेनिज्म आना है वो एक डॉग ही होगा। एंड सेम गोज़ फॉर एवरी अदर स्पीशीज़। तो उसी से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में जो साइंस बात करती है उसी को कहा जाता है जेनेटिक्स। ये तो होती है बात जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में। इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे जाएंगे, क्योंकि इसी डेफिनेशन के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे प्रॉपर एलेबोरेशन, प्रॉपर समझना ज़रूरी है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक शब्द की जो है ट्रेट। ट्रेट्स के बारे में अभी तक हमने थोड़ी सी बात कही कि वो बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डिटेल हो सकती है। अगर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसका स्टेटमेंट कहता है दैट ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट सर्व एज द आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि ट्रेट्स कोई भी ऐसी विशेषता हो सकती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो उसको आइडेंटिफाई करने में, यानी कि उसको पहचान करने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी डॉग को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये वर्ड कैसे आता है कि वो एक डॉग है। ये क्यों नहीं आता कि वो कैट है? क्योंकि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप, साइज, कलर, वो सब देख के हमें पता चलता है कि वो एक डॉग है। एंड सेम गोज फॉर एवरी अदर स्पीशी। तो इस प्रकार से उसके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही उसको आइडेंटिफाई कराते हैं। ये तो हो जाती है ट्रेट्स की डेफिनेशन और उसके एक बेसिक एग्जाम्पल की बात। अब यहाँ से बात को लेके चलते हैं ट्रेट्स के टाइप्स पे। ट्रेट्स एक ऐसा ग्रुप है जो दो बड़ी कैटेगरीज में ब्रेक होता है। पहली कैटेगरी का नाम है इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरी कैटेगरी का नाम है एक्वायर्ड ट्रेट्स। नेमिंग इनकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर हम इन नेम्स के बेसिक मीनिंग जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडिया तो लग जाता है। इनहेरिटेड वर्ड बनता है एक शब्द से जो है इनहेरिट, यानी कि विरासत में मिलना।
और दूसरा जो वर्ड है एक्वायर्ड, वो बनता है एक शब्द से जो है एक्वायर, यानी कि किसी चीज़ को समय के साथ इकट्ठा करना, जो एक सर्टेन पॉइंट पर ऑटोमेटिकली नहीं थी लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आपने उसको इकट्ठा किया। डेफिनेशन देखते हैं कि किस बेसिस पे ये दो कैटेगरीज ब्रेक होती हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज का जो ब्रेकेज का बेसिस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम व्हेन द ट्रेट केम इनटू एग्जिस्टेंस और बीइंग, यानी कि ये ब्रेक होते हैं उस टाइम के बेसिस पे जिस वक्त ये एग्जिस्टेंस में आए, जिस वक्त ये पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म में आए। जहाँ पे पहले के केस में यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स के केस में दीज आर पास्ड ऑन एट बर्थ थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जबकि दूसरे के केस में यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स के केस में दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम बेस्ड ऑन द हैबिट्स फॉलोड इन वंस लाइफ, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हुए जो बचपन में ही हमें पास ऑन होते हैं। पास ऑन मतलब जैसे हमारे माता पिता में थे वैसे के वैसे ही वो हमें मिल जाते हैं थ्रू जीन्स। अब जीन्स एक ऐसी डिटेल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट होती है। जो हमारे पेरेंट्स के सेल्स हैं उनमें जो डिटेल्स प्रेजेंट है वो डिटेल्स एज इट इज़ हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। वहीं पे एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात करें तो दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम, यानी कि ये बचपन पे पास ऑन नहीं होते हैं। ये जैसे जैसे एक इंसान अपना जीवन बिताता है और जो हैबिट्स वो फॉलो करता है अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर आती हैं, जिनको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये तो बात हुई इनकी डेफिनेशन की, और अच्छे से समझने के लिए इनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे पहला उदाहरण है हेयर कलर, यानी कि बालों का जो रंग है वो हमारे को पेरेंट्स से मिलता है। क्या पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं उस ट्रेट की? क्या वो किसी भी कलर का हो सकता है? नहीं, उसके कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जैसे कि या तो वो काले रंग का होगा, या ब्राउन कलर का होगा, या ब्लॉन्ड कलर का होगा, जिसमें से ब्लॉन्ड एक ऐसा कलर है जो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जबकि ब्लैक और ब्राउन ऐसे कलर्स हैं जो वैसे तो पूरी दुनिया में ही कॉमन है लेकिन इंडिया में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये जो डिटेल है हेयर कलर की, ये हमें बचपन में ही पास ऑन होती है। हम आर्टिफिशियल कलर कर सकते हैं लेकिन परमानेंट जो हमारा नेचुरल कलर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये होती है एक उदाहरण की बात। दूसरा उदाहरण ले अगर इनहेरिटेड ट्रेट्स का, तो वो है ईयर लोब्स टाइप। कान का जो नीचे का पोर्शन है उसकी बात हो रही है। ईयर लोब्स के केस में दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, या तो वो फ्री होंगे लटकते हुए, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, या फिर वो होंगे अटैच्ड, जिसमें कान का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हेड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये होती है बात दूसरे एग्जाम्पल की। वहीं पे एक तीसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है डिम्पल्स का। डिम्पल्स यानी कि एक छोटा डिप्रेशन जो किसी के चीक में पड़ता है, या तो परमानेंटली या फिर जब कोई स्माइल करता है तब। ये डिटेल भी बर्थ पे ही पास होती है। इसकी क्या पॉसिबल फॉर्म्स हैं? या तो ये एब्सेंट होगा या ये प्रेजेंट होगा, यानी कि या तो किसी के गाल में डिम्पल्स पड़ेंगे या फिर डिम्पल्स नहीं पड़ेंगे। ये हो जाती है बात इनहेरिटेड ट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स की। इसी प्रकार से हज़ारों और एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बॉडी का कोई भी आप पार्ट ले लीजिए, आँख, कान, नाक, मुंह, होठ, दांत, या फिर अंदर के ऑर्गन्स ले लीजिए, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सब की डिफरेंट तरह की डिटेल्स कि इनका साइज़ कैसा होगा, इनका शेप कैसा होगा, ये सब प्रकार की डिटेल्स इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर ही आएंगी। ये सब हमें बचपन में ही मिलेंगी जब हमारी बॉडी का पहला सेल बना होगा, उसी के जीन्स के अंदर सारी ये डिटेल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। अब यहीं पे अगर बात को लेके चलें एक्वायर्ड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स की तरफ, तो यहाँ पे जो ट्रेट हमें एक्वायर होगा वो किसी आदतों की वजह से मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी आदत से कौन सा ट्रेट एक्वायर होता है। यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट्स का पहला उदाहरण है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता। अब इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिलती है, माता पिता से नहीं मिलती है, ये हमें अपने जीवन में ही एक्वायर करनी पड़ती है। कैसे हो सकती है? प्रॉपर स्टडी करके। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट से मेरा मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, ओवरऑल जो आपका लाइफ का ज्ञान है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो धीरे धीरे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आप धीरे धीरे इंटेलिजेंस एक्वायर करते हैं। वहीं पे इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप अपने आसपास होती हुई किसी भी चीज़ को समझते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अपने सारे डिसीजन सोसाइटी के बेस पे लेते रहते हैं, मान लीजिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने कर लिया, किसी और ने कुछ कह दिया तो आपने कर लिया, आपकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, तो वहाँ पे जो आपका ट्रेट एक्वायर होगा उसको स्टूपिडिटी कह सकते हैं या इग्नोरेंस भी कह सकते हैं। ये होता है एक उदाहरण एक्वायर्ड ट्रेट्स का। वहीं पे दूसरा उदाहरण देखें तो वो है बैड फिजिक। फिजिक यानी कि किसी इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर। अब बुरी फिजिक का जो ट्रेट है वो कैसे एक्वायर होगा, कब एक्वायर होगा, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप करेंगे कि आपकी फिजिक खराब हो जाए? दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे।
पहली है ओवर ईटिंग और दूसरी है फिजिकल इनएक्टिविटी। ओवर ईटिंग यानी कि अगर आप अपने खाने पीने का सही ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पे फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आपकी बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है प्रॉपर लेवल पे, तो भी आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट होगा और आपकी फिजिक पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा। ये होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स का दूसरा उदाहरण। वहीं पे इस उदाहरण की भी ऑपोजिट साइड देखें तो जैसे आप बैड फिजिक एक्वायर कर सकते हैं, वैसे ही आप गुड फिजिक भी एक्वायर कर सकते हैं। वो कैसे होगी? जो पिछली बार कर रहे थे उससे उल्टा करेंगे तो गुड फिजिक एक्वायर होगी, यानी कि हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। मतलब अगर आप अच्छा खाना पीना खाएंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो फिजिक है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो हेल्दी होएगा। तो ये हो जाते हैं कुछ उदाहरण एक्वायर्ड ट्रेट्स के। इसी प्रकार से और भी आप बहुत सारे उदाहरण सोच सकते हैं ऐसी हर उस हैबिट का जो आप अपनी डेली लेवल पे करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ़र्क करती है। इसी के साथ बात कंप्लीट होती है इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स की। अब एक आखिरी बात करें तो एक ऑब्जर्वेशन है जो इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में देखा गया है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट कहता है दैट एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जितने भी ट्रेट्स जो एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है अपने लाइफ टाइम में, वो अगली जनरेशन के द्वारा इनहेरिट नहीं करे जाते हैं। मतलब उसकी जो अगली जनरेशन आएगी वो उसको विरासत में वो वाले ट्रेट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर माता पिता इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत पढ़ाई करी है, तो इससे 1% भी इस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके बच्चों की जो इंटेलिजेंस है वो कैसी होगी। एक बात। इसी प्रकार से बाकी चीज़ें भी ट्रू हैं। दूसरा उदाहरण ले लो तो अगर पेरेंट्स की फिजिक बहुत अच्छी रही उनकी लाइफ टाइम में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे की फिजिक भी बहुत अच्छी होगी। तो ये है एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन। इसके कारण की भी बात करें अगर, तो इसका कारण है एक्वायर्ड ट्रेट्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स इसलिए इनहेरिट नहीं होते हैं क्योंकि जब भी कोई ट्रेट एक्वायर होता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो उसके जीन्स में कोई बदलाव नहीं लाता है। मतलब अगर हम खूब पढ़ाई कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उससे हमारी बॉडी के जो जीन्स हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। या फिर अगर हमारी फिजिक बहुत अच्छी हो गई है अच्छा खाना पीना खाने से और अच्छी एक्सरसाइज करने से, तो भी उससे हमारे जीन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट्स अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। तो ये हो जाती है हमारी एक डिटेल्ड बात ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स के बारे में। ट्रेट्स के बारे में एक बात और है जो हम कह सकते हैं, और वो स्टेटमेंट कहता है दैट व्हेनेवर ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन देन दिस हैपेंस इन टू फॉर्म्स। यानी कि जब भी ट्रेट्स किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन होंगे तो दो ऐसे तरीके हैं जिनमें ये काम होएगा। पहले तरीके को कहा जाता है हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, और दूसरे तरीके को कहा जाता है वेरिएशंस। समझते हैं दोनों के बारे में। शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द सेम ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर मतलब समझें तो ये कहता है कि जिस वक्त रिप्रोडक्शन होगा उस वक्त जो ट्रेट्स एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे पेरेंट्स से बच्चे को, वो काउंट होंगे हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस के अंडर। डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं वेरियस फैक्टर्स लाइक नंबर, डिज़ाइन, कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा of different parts of the body like sense organs, limbs, internal organs etc. यानी कि इसके अंदर बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, या फिर हमारे लिम्स यानी कि हाथ और पैर, या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड मेन डिटेल्स जैसे कि उनका नंबर कितना होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा यानी कि डिज़ाइन, या फिर उनका कलर कैसा होगा, या फिर उनका टेक्सचर कैसा होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी डिटेल्स जो हैं वो हेरिडिटी के अंडर ही आती हैं। तो ये तो हो गई एक तरीके की बात जो कि था हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जिसका नाम था वेरिएशंस। इसकी डेफिनेशन कहती है दैट दीज आर द डिफरेंस इन ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये वो ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट होते हैं। पेरेंट्स में कुछ और होंगे और ऑफस्प्रिंग में कुछ और होंगे। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस की डेफिनेशन से ऑपोजिट लगती है। एक बात तो ये है। इसी में थोड़ी सी बात अगर और करें वेरिएशंस के बारे में, तो यहाँ पे वेरिएशंस के टाइप्स की भी बात करेंगे। वेरिएशंस प्राइमरीली दो तरह के होते हैं। एक तो ये हो सकते हैं जेनेटिक, जिसकी डेफिनेशन कहती है दैट द चेंज इन जीन अकर्स एट द रिप्रोडक्शन टाइम। यानी कि इस प्रकार के वेरिएशंस जो होंगे उनमें जो चेंज होगा वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही आ जाएगा, और वो किसके अंदर आएगा, जीन के अंदर ही आ जाएगा। जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसका जीन अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा।
और दूसरे वेरिएशंस हैं एनवायरमेंटल वेरिएशंस, जिसकी डेफिनेशन कहती है दैट द चेंज इन जीन अकर्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पे जो चेंज आएगा जीन में वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन टाइम पे हो, पहली बात, और साथ में ही वो क्यों आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे इसलिए वहाँ पे जीन में चेंज आएगा। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है, आगे चल के देखेंगे कैसे, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स में ही चेंज आ जाए। देखिए, जीन्स के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हमारे जीन्स में कोई चीज़ चेंज होती है तो आगे चल के जो किसी इंसान की नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसको भी उसी तरह के जीन्स ट्रांसफ़र होंगे। तो जीन में चेंज आना एनवायरनमेंट की वजह से एक बड़ी बात है। इसी के एग्जाम्पल्स देखें अगर हम, तो दोनों टाइप्स के वेरिएशंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे पहले आते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के एग्जाम्पल, जिसमें पहला उदाहरण है आई कलर। अब आई का जो कलर है वो फिक्स नहीं होता है। कई सारे ऐसे कलर हैं जो आई ले सकती है। आई ब्राउन कलर की हो सकती है या फिर ब्लू कलर की हो सकती है, एक्सेट्रा। यानी कि हो सकता है कि फादर की आई जो थी वो ब्राउन कलर की थी, लेकिन जो चाइल्ड हुआ उसकी आई ब्राउन कलर की नहीं है, वो किसी और कलर की है। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लें जेनेटिक वेरिएशन का, तो वो है ईयर लोब्स। ये होता है कान के नीचे वाला हिस्सा। इसका भी कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं है, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ये फ्री होगा या फिर ये होगा अटैच्ड। फ्री का मतलब है कि जो कान का नीचे वाला पोर्शन है वो हेड से अटैच्ड नहीं होगा, वो हवा में लटक रहा होगा, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है। और अटैच्ड ईयर लोब का मतलब है कि जो कान का नीचे वाला हिस्सा होगा वो हेड से अटैच्ड होगा। ये कुछ ही केसेस में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम रिलेट करना चाहें तो हो सकता है कि माता और पिता में एक का फ्री ईयर लोब है और एक का अटैच्ड ईयर लोब है, तो बच्चे में जो फीचर आएगा ईयर लोब का वो फ्री भी हो सकता है और अटैच्ड भी हो सकता है। ये हो गया दूसरा उदाहरण। ऐसे ही एक और तीसरा उदाहरण ले लें तो वो डिम्पल्स का है, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि एक छोटा सा डिप्रेशन जो चीक के एरिया में होता है, या तो परमानेंटली या फिर जो आता है जब कोई एक जना स्माइल करता है। इसके क्या पॉसिबल ऑप्शंस थे, या तो ये प्रेजेंट होगा या फिर ये एब्सेंट होगा। तो कुछ इस तरह के होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी जानने वाली है कि बॉडी में बहुत ही कम ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर हम अपनी आँख यानी कि आई की बात करें तो वहाँ पे मान लीजिए अगर 20 डिटेल हैं आई से रिलेटेड, आई का शेप, आई का साइज़, आई का डिज़ाइन, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, जिसमें से कलर एक डिटेल है, तो मैक्सिमम डिटेल्स वहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर आएंगी, यानी कि वो एज इट इज़ पास होंगी पेरेंट्स से चाइल्ड पे। जबकि कुछ ही ऐसी डिटेल होंगी जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी, जैसे कि आई कलर। तो एक ये बात हो जाती है जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में। अब इसके बाद अगर हम जाएं एनवायरमेंटल वेरिएशंस के एग्जाम्पल की तरफ, तो उसमें उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग वेरिएशन इन बैक्टीरिया पॉपुलेशन सच दैट दे कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर्स। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको हम समझते हैं अच्छे से। सिचुएशन बेसिकली ये कहती है कि जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें किसी कारणों से जिस एरिया में बैक्टीरिया रह रहा था, लेट्स से वहाँ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया फॉर रीजंस लाइक ग्लोबल वार्मिंग। तो जो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अब उसे तो आदत है नहीं हाई टेम्परेचर में रहने की। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का एक सूटेबल टेम्परेचर होता है जिस पे वो रह सकता है। इंसानों का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अर्थ पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। वैसे ही बैक्टीरिया का भी अपना एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, जो कि अब बढ़ने लगा इस सिचुएशन में। तो अब क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उसमें बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगेगा। अब धीरे धीरे मरने लगेगा तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे सारा बैक्टीरिया खत्म होने लगेगा, जो कि एक प्रॉब्लम है उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो उन बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो अपने आप में कोशिश करती है कि वो उस टेम्परेचर से लड़ सके। जैसे कि वो ये कोशिश करती है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके। लेकिन ये छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो छोटे टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे थे। तो यहाँ पे होता ये है कि मैक्सिमम बैक्टीरिया तो वहाँ पे मर जाएंगे उस कोशिश में, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो वहाँ पे अपनी जीन्स में इस तरह से चेंज ले आएँ कि वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है कि उनके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और उन्होंने उसके हिसाब से अपने जेनेटिक सेटअप को ही चेंज कर दिया। इसका मतलब समझते हैं आप कि जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की आने वाली जनरेशन होगी वो भी अब छोटे टेम्परेचर पे सर्वाइव करने की जगह हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव करने की एबिलिटी उसके अंदर आ चुकी होगी, जो कि एक कमाल की बात है। तो ये हो जाती है एनवायरमेंटल वेरिएशन के एग्जाम्पल की बात। अब इसी बात को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल पे ले चलते हैं और बात करते हैं इन दोनों प्रोसेसेस के नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक की। तो जो डिटेल हम अब देखेंगे वो दोनों के बारे में कंबाइंड बात करती है। स्टेटमेंट कहता है दैट व्हेनेवर ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट,
then majority of the traits would be inherited while minority of the traits show variations। यानी कि जब भी ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास होंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स होंगे वो इनहेरिट किए जाएंगे, जबकि जो ट्रेड्स वेरिएशंस शो करेंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। और परसेंटेज के लेवल पे अगर इसकी बात करी जाए तो एक रफ फिगर ये है कि 90% से भी ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, जबकि 10% के अराउंड ट्रेड्स ऐसे होंगे जो वेरिएशन शो कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। वहीं पे इनके रोल की बात करी जाए अगर दोनों के, तो इनहेरिटेंस का क्या रोल है, ऐसा कौन सा फ़ायदा है जो ट्रेड्स के एज इट इज़ पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होने से हो रहा है। तो इसको आप खुद भी सोच सकते हैं। इसका फ़ायदा है दैट इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी, that is it ensures that the next generation has a structural base, that is body features, that is similar in most aspects to the previous generation। यानी कि ये पक्का करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो उसका ढांचा है, बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर ऑफ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो मैक्सिमम रूप से सिमिलर हैं प्रीवियस जनरेशन से। अब सोचा जाए तो ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान जो है वो जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल पे उसके जैसा ही दिखना चाहिए। इसी प्रकार से मान लो अगर कोई डॉग अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा भी उसकी स्पीशी के जैसा ही दिखना चाहिए मैक्सिमम लेवल पे, एंड सेम गोज फॉर एवरी अदर स्पीशी। इसको एक्चुअली आप इमेजिन करना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर 90% की जगह सिर्फ 50% फीचर ही वहाँ पे सिमिलर होते तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता नेक्स्ट जनरेशन में पिछली जनरेशन के मुकाबले। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती वहाँ पे जनरेशन में। प्लस एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए कि अगर 100% ट्रेड्स इनहेरिट होते तो जो बच्चा होता वो एज इट इज़ माता पिता के जैसा होता, विच एक्चुअली मीन्स कि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन सेम दिखाई देती, जो कि अपने आप में बहुत ही फनी सिचुएशन होगी। प्लस एट द सेम टाइम हम ये भी देख सकते हैं दूसरी तरफ जाएं कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कि बच्चे में पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंसेस तो आने चाहिए। और वहीं पे रोल आ जाता है जेनेटिक वेरिएशंस का कहीं ना कहीं। जैसे कि इसके उदाहरण में आप देखें तो आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो हेयर कलर होता है वो ब्लॉन्ड होता है, जबकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों का हेयर कलर ब्राउन या फिर ब्लैक होता है। तो ये एक जेनेटिक वेरिएशन है कंट्री लेवल पे। ऐसे ही अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो जो आंखों का शेप है वो चाइनीज़ लोगों का अपना एक स्पेसिफिक होता है, जबकि इंडियंस का डिफरेंट होता है। वो भी एक जेनेटिक वेरिएशन का उदाहरण है। ये तो बात हुई जेनेटिक वेरिएशन के रोल की। वहीं पे अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल वेरिएशन के रोल की, तो इसका क्या फ़ायदा है। इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है दैट दिस एंश्योर सर्वाइवल, यानी कि इसमें किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने की शक्ति है। दैट इज इट वर्क्स मेनली टू एंश्योर दैट व्हेनेवर एडवर्स कंडीशंस अकर बाय एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई बहुत बड़े बदलाव आएंगे तो ये ज़रूरी है कि जो उस एनवायरनमेंट के अंदर स्पीशीज़ रह रही हैं वो भी अपनी बॉडी में कुछ एक बदलाव लाएं ताकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बचा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो चांसेस हो जाएंगे कि वो स्पीशी ही खत्म हो जाए धीरे धीरे करके। ये रोल है वेरिएशन का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों ही अपनी जगह अपने अपने रोल प्ले करते हैं। एक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एक का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की ही है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। 25% ऑफ द चैप्टर हो चुका है। ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले लो, क्योंकि अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 2 की तरफ। दुनिया की 17.6 लाख स्पीशीज में से कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ले लो, गाय का बच्चा गाय को रिजेंबल करता है, शेर का बच्चा शेर को रिजेंबल करता है, और इंसान का बच्चा इंसान को रिजेंबल करता है। पेरेंट्स से बच्चों में फीचर्स का इतना प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो पाना कैसे हो पाता है और क्या है इसके पीछे की सारी डिटेल्स, इसी के बारे में बात करेंगे आज के अपने टॉपिक जीनोम या डीएनए में। चलिए बात शुरू करते हैं। बात शुरू करें तो बात ये इंटरेस्टिंग एक और लेवल पे हो जाती है। जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आता है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से होता है। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन की बात हमने करी, शेर के जितने भी फीचर्स हैं जो उसके बच्चे में जाते हैं, या फिर गाय के, या फिर इंसान के, या फिर किसी भी और ऑर्गेनिज्म के, वो सारे के सारे फीचर्स इस सिंगल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। 1, 2, 10 या 15 फीचर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे।
ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो उसमें ही अकेले 20,000 ऐसे फीचर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो बड़ी ही कमाल की बात हुई। भले ही सेल अपने साइज में बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, फिर भी उसमें इतने सारे फीचर्स को रखने की कैपेसिटी होती है। और फीचर्स ये सेल के बाहरी पार्ट्स जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म या उसमें आते पार्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। फीचर्स ये प्रेजेंट होते हैं सेल के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर बाकी हिस्सा जो आता है उसको छोड़ के अगर हम सिर्फ इन एक्स के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को देखें तो इन्हीं के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इनमें प्रेजेंट सारी की सारी डिटेल्स को अगर एक साथ देखा जाए तो उसको कहा जाता है जीनोम या फिर कलेक्टिव डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस में प्रेजेंट इन सारे स्ट्रक्चर्स में जो रिपीट हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक स्ट्रक्चर का अगर हम क्लोजअप लें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। नाम इसको दिया गया है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पेयर्स के लोकेशन की बात करें तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और सभी सेल्स में इनकी कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। और शेप की बात करें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि धागे के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वहीं पे किसी एक सेल में इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये होते हैं टोटल 46 इन नंबर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम पेयर्स। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए तो भले ही सारे क्रोमोसोम्स सेम शेप और साइज के दिखाए गए हैं, लेकिन इनका साइज अलग अलग होता है। ये एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जोड़े या फिर क्रोमोसोम पेयर्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब जब कभी भी कोई एक ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसका जो पहला सेल होगा उसमें जो 46 क्रोमोसोम्स आएंगे उसमें से 23 क्रोमोसोम्स तो आते हैं फादर से और दूसरे 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से। और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सारे के सारे फीचर्स आते हैं उनका एक कंप्लीट सेट बन जाता है। इन क्रोमोसोम्स के फंक्शन की बात करें तो वो तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। दीज बेसिकली कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स की डिटेल होंगी। किसी में आईज की डिटेल्स होंगी, किसी में ईयर्स की, किसी में लेग्स की, या फिर किसी में बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, इन सब की डिटेल्स होंगी, क्योंकि वो पार्ट्स भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि इनके अंदर कितनी सारी डिटेल प्रेजेंट होती है। ये तो बात हो गई क्रोमोसोम्स की, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल फीचर्स हैं 20,000। तो आगे भी इसको और समझना जरूरी है। तो क्रोमोसोम के किसी भी एक पोर्शन को अगर हम फिर से जूम आउट करके देखें तो आता है कुछ ऐसा दिखता पार्ट। नाम इसका होता है जीन। अब ये फाइनली वो पोर्शन है क्रोमोसोम का जो एक ऑर्गेनिज्म के किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। यानी कि अलग अलग जीन्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो होंगे, जैसे कि किसी में आई कलर शो होगा, किसी में हेयर कलर, या फिर किसी में हार्ट का स्ट्रक्चर, किसी में लंग्स का स्ट्रक्चर, और ऐसे ही बॉडी में आते अलग अलग फीचर्स। जो कि एक बात ये भी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीन्स डिफरेंट होंगे, जैसे कि इंसान के हार्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा शेर के हार्ट से, या फिर हाथी की जो आंखें हैं वो गोट की आंखों से डिफरेंट होंगी। भले ही दोनों ऑर्गेनिजम्स में आईज होंगी, लेकिन उनका जो शेप और साइज है वो डिफरेंट होगा। ये उन ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी जो जीन्स की वैल्यूज हैं उसमें स्टोर्ड होगा। जीन्स के काम की बात करें तो ये भी क्रोमोसोम से सिमिलर ही हैं, ये भी इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। डिफरेंस बस ये है कि ये एक समय पे एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जबकि क्रोमोसोम्स में एक ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स की बात हो रही होती है। ह्यूमंस में इन जीन्स का टोटल नंबर हमें पता होना चाहिए, इट इज़ 20,000 जीन्स। जीन्स के साइड बाय साइड एक शब्द और सीखो, इट इज़ एलील। और ये बेसिकली होती हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ जो कोई भी एक जीन ले सकता है। जैसे कि अगर आई कलर जीन की बात हो तो उसकी पॉसिबल एलील्स, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी ब्लैक आई, ब्लू आई या फिर ब्राउन आई। इसी तरह से हेयर कलर जीन की बात करें तो उसके एलील्स अलग होंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, वाइट, ब्लॉन्ड, कई सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं यहाँ पे। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल, ईयर लोब के शेप्स की बात करें तो वो या तो फ्री होते हैं या फिर अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जीन्स में एलील्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस जीन की बात कर रहे हैं। तो एलील्स के फंक्शन की बात करें तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं उसकी वैल्यूज़ में एक वेरिएशन लाते हैं, यानी कि एक वैरायटी लाने का काम करते हैं। यानी कि ये इंश्योर करते हैं कि अलग अलग जीन्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सिंगल ना रह जाए, उसमें थोड़ी सी वैरायटी रहे। जिससे होता यह है कि ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अगर इंडियंस को चाइनीज़ या फिर अमेरिकन से कंपेयर करेंगे कंट्री लेवल पे, तो वहाँ पे उनका हेयर कलर या फिर आई कलर डिफरेंट होता है, जो उन बड़े पॉपुलेशन ग्रुप्स को एक दूसरे से दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। ये तो हो जाती है बात जीन और एलील के ऊपर।
जीन पे थोड़ी सी बात और करनी बनती है। इसी डायग्राम का एक 3D इमेज देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसके स्ट्रक्चर को समझें तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जिस तरह से इसका मूवमेंट होता है उसी पे इसका नाम पड़ा है। इसमें 2 मेन हिस्से प्रेजेंट होते हैं। पहला हिस्सा है ये मस्टर्ड कलर्ड वाला पार्ट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यही वो पार्ट है जो एक्चुअली हेलिक्स शेप के फॉर्म में मूव करता है। वहीं पे दूसरी तरफ आती हैं ये कलरफुल स्ट्रिप्स जो एक्चुअली इस बैकबोन के द्वारा ही होल्ड करी जाती हैं, जिसमें ऑल्दो भले ही ये स्ट्रक्चर बहुत लंबा चलता है लेकिन ओवरऑल 2 ही कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, या तो ब्लू और येलो कलर वाली ये स्ट्रिप या फिर ऑरेंज और पिंक कलर वाली ये दूसरी स्ट्रिप। इन दोनों ही स्ट्रिप्स में आते 4 अलग अलग कलर्स एक्चुअली कुछ कंपाउंड्स को डिनोट करते हैं, नाम जिनका होता है नाइट्रोजिनस बेसेस, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है एंड एट द सेम टाइम वो बेसिस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बेस सिंपली एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड से ऑपोजिट नेचर रखता है। अब इन दोनों हिस्सों के काम की बात करें तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन तो यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को एक रिजिडिटी यानी कि एक स्ट्रेंथ, एक ताकत प्रोवाइड करने का काम करती है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। और वहीं पे दूसरी तरफ ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं इसमें अलग अलग जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली स्टोर होती है। जो आप कह भी सकते हैं कि 4 बेसेस में सारे जीन्स की इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर हो सकती है, तो इसका आंसर तो मैथ्स के एक सिंपल से टॉपिक कॉम्बिनेशंस में स्टोर्ड है। बेसिकली बेसिस के जैसे जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आएंगे तो जीन्स की भी अलग अलग डिटेल्स आती जाएंगी। समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी भी जीन में एक तरफ 4 बेसेस आएंगे, यानी कि टोटल में 8 बेस आएंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर हर एक कलर के इनिशियल से यानी कि पहले लेटर से उसको डिनोट किया जाए, यानी कि B से ब्लू कलर का बेस, O से ऑरेंज कलर का, P से पिंक कलर का और Y से येलो कलर का, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जो I के कलर का जीन है उसका सीक्वेंस होगा BOYP। और इन सारे बेसिस के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, B के साथ आएगा Y और O के साथ आएगा P। तो इस स्टेप के दूसरी तरफ आ जाएगा Y, P, B एंड O। ये सीक्वेंस हो गया मान लो I कलर का। इसी तरह से हर एक जीन का अपना अलग अलग सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो इन्हीं 4 बेस पेयर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे एक दूसरा सीक्वेंस देखें तो हेयर कलर का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा हो सकता है, YPOB एक तरफ और BOPY दूसरी तरफ। इसी तरह से बढ़ते हुए हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी वैल्यूज इन्हीं बेस पेयर के कॉम्बिनेशंस में स्टोर होती हैं। टॉपिक पे बात तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। अगर हम जीन के सीक्वेंस को एक साथ देखना चाहें कि लेंथ में कैसा लगता है, तो हम एक के बाद एक जीन को इस तरह से कंबाइन करके देख सकते हैं। काफी मजेदार दिखता है ये। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट जीनोम या फिर डीएनए टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 2 और आधा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अगेन ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले लो, क्योंकि अब हम चलेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ। आप कोई सा भी ऑर्गेनिज्म पिक कर लो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म साइज में छोटा हो या फिर मीडियम साइज का हो या बड़े साइज का हो, उसको हम हमेशा कह सकते हैं कि वो एक कलेक्शन है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसकी बॉडी में आते अलग अलग फीचर्स का। यही जो सारे फीचर्स हैं ये किस तरह से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसी को करीब से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंटर थे, नाम जिनका था जोहेन मेंडल। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसी में से एक एक्सपेरिमेंट की आज हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए बात शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये 2 स्टेजेस में किया गया था। पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर उसी की कंटिन्यूशन में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। पूरा एक्सपेरिमेंट जिस सवाल से शुरू हुआ है वो तो हमने जान लिया है, इट इज टू नो द वे इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हर एक्सपेरिमेंट किसी न किसी एपरेटस से शुरू होता है, कोई ना कोई सेट ऑफ चीजें होती हैं जिसके साथ हम उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे तो एपरेटस के तौर पे बहुत सारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई सा भी ऑर्गेनिज्म लिया जा सकता था और उसके किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता था। तो सवाल ये आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म चूज किया गया और उस ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चूज किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेंडल ने लिए 2 पी प्लांट्स यानी कि मटर के पेड़, और कैरेक्टरिस्टिक चूज उन्होंने किया हाइट यानी कि उस प्लांट की ऊंचाई।
एक सवाल आप ये भी सोच रहे होंगे इस वक्त कि यही स्पेसिफिक प्लांट क्यों चूज किया गया, तो उसका जवाब तो अभी हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। अभी के लिए तो ये जानना जरूरी है कि जो 2 पी के प्लांट्स लिए थे एज पेरेंट्स मेंडल ने, उसमें दोनों प्लांट्स की हाइट डिफरेंट होनी जरूरी थी। तो एक प्लांट था प्योर टॉल प्लांट और दूसरा प्लांट था प्योर शॉर्ट प्लांट। और दूसरे प्लांट का प्योर शॉर्ट होने का मीनिंग होता है कि उसके दोनों जीन्स जो हाइट के थे वो थे स्मॉल टी स्मॉल टी। जीन्स के बारे में एक बात यहाँ पे ये ध्यान कर लो कि जब भी किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि है यहाँ पे हाइट वो मिलता है, तो उसमें एक हिस्सा उसका आता है फादर से और एक हिस्सा आता है मदर से। तो यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट का मीनिंग है कि उसको अपने दोनों पेरेंट्स से ही टॉलनेस का जीन मिला है, जबकि दूसरे प्लांट में प्योर शॉर्ट होने का मीनिंग ये है कि उसको अपने दोनों पेरेंट्स से ही शॉर्टनेस का जीन मिला है हाइट में। ऑल्सो दोनों पेरेंट्स के जीन डिफरेंट होना भी जरूरी है, तभी हम एक्सपेरिमेंट में कुछ समझ पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए दोनों के जीन्स का प्योर होना भी जरूरी है। ऐसा क्यों है, सिंप्लिसिटी के पर्पज से हम इसके एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं जाएंगे। अभी इतना मान लो कि ऐसा होना जरूरी है। ये तो बात हो गई हमारे एक्सपेरिमेंट के एपरेटस की। एपरेटस सेट करने के स्टेप के बाद आता है एक्सपेरिमेंट करने की बारी। अब एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली है क्या हमारा, हमें यहाँ पे इन दोनों पेरेंट पी प्लांट्स को क्रॉस करना है, जिसको हम दूसरे नामों से भी बुला सकते हैं जैसे कि ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे करना ये है कि इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी कि सिंपल भाषा में जो इनके बच्चे होंगे, उनकी हाइट का कैरेक्टरिस्टिक हमें स्टडी करना है। अब ये एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टेज है। हम एक्सपेरिमेंट के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन हमने अभी किया नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं? एक जनरल लेवल पे तो कहा जा सकता है कि या तो शॉर्ट आने चाहिए रिजल्ट्स, या फिर आने चाहिए टॉल, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, यानी कि मीडियम साइज के प्लांट्स। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है ये 4 बड़े प्लांट्स। नाउ दिस इज एक्साइटिंग। एक भी छोटा प्लांट नहीं है और एक भी मीडियम साइज प्लांट भी नहीं है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स हैं। ये तो हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस, यानी कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। अब यहाँ पे अगर 1 मिनट के लिए रुक के देखें कि हुआ क्या है, तो यहाँ पे जब प्योर टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी जीन का प्लांट क्रॉस किया गया एक प्योर शॉर्ट प्लांट से जिसके जीन्स थे स्मॉल टी, तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग जो है उसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते थे? या तो ये वाला कैपिटल टी कंबाइन करता इस वाले स्मॉल टी से, या फिर ये कंबाइन करता इस वाले स्मॉल टी से, या फिर ये वाला कैपिटल टी कंबाइन करता इस स्मॉल टी से, और यही वाला कैपिटल टी कंबाइन करता इस वाले स्मॉल टी से। तो इन चारों केसेस में जो अलग अलग रिजल्ट्स पॉसिबल होते वो होते ये, यानी कि हर एक केस में बच्चे की जो हाइट होती उसका जीन आता कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों ही केसेस में जीन्स की वैल्यू सेम है और इसीलिए हम देख भी सकते हैं कि इनकी हाइट भी सेम है। अब ये जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं, इससे हम एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस यानी कि कंक्लूजन, क्या सीखा हमने, वो निकाल सकते हैं। और रिजल्ट हमारा ये कहता है कि जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेके उसके किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, यानी कि एक जीन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे था हाइट, जिसमें दोनों पेरेंट्स के जो जीन पेयर्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों ही प्योर हैं पहली बात तो, एंड एट द सेम टाइम वो डिफरेंट है एक दूसरे से, जो कि यहाँ पे भी थे। एक था प्योर टॉल और एक था प्योर शॉर्ट। तो ऐसे केस में जो दोनों एलील्स होते हैं बेसिकली वो 2 पॉसिबल वैल्यूज उस कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि यहाँ पे एक था टॉल और एक था शॉर्ट, यानी कि जीन तो हो गया यहाँ पे हाइट और जीन की जो वैल्यूज हैं उसको हम कह देते हैं एलील्स। तो रिजल्ट ये कहता है कि ऐसी जो भी क्रॉसिंग होगी उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, उसमें उन बच्चों में एक ही एलील एक्सप्रेस होगा और दूसरा एलील शो होगा ही नहीं। इस पूरे इन्फ्रेंस को एक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं। डोमिनेंस का मतलब हो गया डोमिनेट करना, और यहाँ पे कौन सी चीज किसको डोमिनेट कर रही है? हाइट के कैरेक्टरिस्टिक के केस में जो टॉलनेस का एलील है वो डोमिनेट कर रहा है शॉर्टनेस के एलील को। तो ये बात एक ही पी प्लांट में नहीं होगी, ये हमेशा ही होगी। ये तो बात हो गई एक्सपेरिमेंट के पहले हिस्से की। और एक्सपेरिमेंट के इस हिस्से में जो हमें 4 प्लांट्स मिले थे उन्हें हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन या फिर F1 प्रोजेनी प्लांट्स। इसके बाद मेंडल ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं जो रिजल्ट में आए हैं, उनमें से अगर किसी भी 2 प्लांट्स को अगेन क्रॉस किया जाएगा तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और क्या उन रिजल्ट्स में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब जब उन्होंने कोई भी 2 प्लांट्स जिनके जीन पेयर्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उनको लिया और क्रॉस किया, तो रिजल्ट क्या आएगा?
इस बार तो आप खुद भी गैस कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछली बार कर रखा है इसको। इस बार के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए थे कुछ इस प्रकार से। अब ये इंटरेस्टिंग है, 3 बड़े और 1 छोटा प्लांट। अब ये छोटा प्लांट कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। क्रॉसिंग किस चीज़ की हुई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या पॉसिबल होंगे, या तो ये कैपिटल टी कंबाइन करेगा इस कैपिटल टी के साथ, या फिर ये कैपिटल टी कंबाइन करेगा इस स्मॉल टी के साथ, या फिर ये स्मॉल टी कंबाइन करेगा इस कैपिटल टी के साथ, और आखिरी कॉम्बिनेशन होगा ये स्मॉल टी कंबाइन करेगा इस स्मॉल टी के साथ। इस प्रकार से ये 4 रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, और ये हो जाएंगे हमारी कौन सी जनरेशन के प्लांट्स, F2 जनरेशन या फिर F2 प्रोजेनी के प्लांट्स। अब यहाँ पे एक तरफ ये वाले रिजल्ट्स जो हमें प्लांट्स में मिलते हैं और दूसरी तरफ ये वाले रिजल्ट्स जो जीन पेयर्स के थ्रू हमें पता चलते हैं, इन दोनों को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि छोटा वाला जो प्लांट है उसके जीन पेयर्स क्या हैं। तो अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि स्मॉल टी जीन पेयर है शॉर्ट प्लांट के, जबकि दूसरी तरफ बाकी सारे जीन पेयर्स टॉल प्लांट्स के हैं। एक इंटरेस्टिंग इन्फ्रेंस यहाँ पे ये भी है कि भले ही पहली जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे शॉर्टनेस का जीन पास ऑन हुआ था, क्योंकि तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एक प्लांट शॉर्ट आ गया है। अगर वहाँ पे शॉर्टनेस का जीन पास ऑन ना हुआ होता तो यहाँ पे शॉर्ट प्लांट नहीं आ सकता था। ऑल्सो एक्सपेरिमेंट के इस हिस्से में जो मेन बात हमें सीखने को मिलती है वो ये कहती है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म के एलील्स जो उसे अपने पेरेंट से मिले हैं वो डिफरेंट होंगे, तो ऐसे हर केस में एक ही एलील एक्सप्रेस होगा, दोनों एलील्स का मिक्सचर एक्सप्रेस नहीं होगा, और ऐसे हर एलील को कहा जाता है डोमिनेंट एलील। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील है टॉलनेस का एलील, क्योंकि जब भी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आ रहा है जैसे कि इन दोनों केस में, तो वहाँ पे शॉर्टनेस का एलील नहीं दिखाई देता है, यानी कि प्लांट टॉल ही होता है ऐसे हर केस में। ये सेम चीज़ हमने फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स के रिजल्ट्स में भी देखी थी, जहाँ पे चारों रिजल्टिंग प्लांट्स में टॉलनेस का एलील ही दिखाई दे रहा था। ये तो बात हो गई डोमिनेंट एलील की। अब दूसरी तरफ अगर बात करें शॉर्टनेस के एलील की कि वो कौन सा एलील है, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है रिसेसिव एलील। और मीनिंग इसका ये है कि ये वाला एलील सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों पेरेंट्स इसको पास करते हैं, जो कि हुआ था एक्सपेरिमेंट के इस वाले केस में, चौथे केस इस वाले केस में। ये होती है बात रिसेसिव एलील के ऊपर। ऑल्सो एक बात ये भी समझ लो कि डोमिनेंट एलील हमेशा कैपिटल लेटर्स में शो किया जाता है, जबकि रिसेसिव एलील हमेशा स्मॉल केस लेटर्स में शो किया जाता है। पी प्लांट्स के ऊपर का एक्सपेरिमेंट तो हमारा फिनिश हो गया है, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस के केस में लेके देखें, तो ह्यूमंस के केस में आइज के कलर का जो जीन होता है, जिसके 2 बेसिक एलील्स होते हैं, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। तो उस केस में जब हम बिल्कुल पहले की तरह एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा करते हैं और हम ऐसे 2 पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं जिसमें एक तो है प्योर ब्राउन आइज वाले यानी कि कैपिटल बी, और दूसरा है प्योर ब्लू आइज वाला यानी कि स्मॉल बी। तो इस केस में जो 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं वो है कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि चारों के चारों रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग की आइज आएंगी ब्राउन कलर की। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम सेकेंड हाफ लेवल पे लेके जाएं, जहां पे हम कैपिटल बी स्मॉल बी के कोई भी 2 पेयर्स को क्रॉस करें आपस में, तो जो 4 रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, जिसमें ये 3 रिजल्ट्स हो गए ब्राउन आइज वाले और एक रिजल्ट हो गया ब्लू आइज वाला। तो सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी एक एलील डोमिनेंट एलील है जो कि है ब्राउन कलर, और एक एलील है यहाँ पे रिसेसिव एलील जो कि है ब्लू कलर। और बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी में जो बहुत सारे फीचर्स आते हैं उन सब के अपने अपने एलील्स होते हैं, जिसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। और जैसे चीज़ें पी प्लांट्स में हमने देखी थी, वैसे ही रिजल्ट्स हम अपनी बॉडी के भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ सकते हैं। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। चैप्टर के कंप्लीशन के काफ़ी पास हैं हम। अब हम चलेंगे चैप्टर के 4th एंड लास्ट टॉपिक की तरफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से अगली जनरेशन में फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर कैसे होता है, बॉडी में आते कई सारे फीचर्स होते हैं, उनका ट्रांसफर कैसे होता है, इसकी बात हमने करी थी पिछले टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। टॉपिक अगर वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक उसको पढ़े बिना नहीं किया जा सकता। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया है तो उसमें हमने ओवरऑल क्या सीखा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पे हमने सीखे थे 2 वर्ड्स, जीन और एलील्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कहा जाता है उसका जीन। जैसे कि हमारी हाइट एक जीन है,
उसी जीन की जो अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एलील्स। जैसे कि हाइट के केस में टॉलनेस एक एलील है और वहीं पे शॉर्टनेस एक दूसरा एलील है, या तो कोई टॉल हो सकता है या फिर शॉर्ट। इसके बाद हमने पढ़े थे दो और शब्द, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। जब भी कोई दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो उनके जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी जो वैल्यूज आती हैं उनकी बात करते थे ये। जहाँ पे एलील्स जो थे उसमें से एक होता था डोमिनेंट और दूसरा होता था रिसेसिव। मीनिंग इसका ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हम पहले 3 केसेस देखें तो वहाँ पे जब भी कैपिटल टी यानी कि टॉल हाइट का एलील आता है तो वहाँ पे स्मॉल टी की कोई वैल्यू नहीं रहती, वहाँ पे डोमिनेंट वही होता है कैपिटल टी। वहीं पे दूसरी तरफ रिसेसिव एलील वो एलील है जो तभी एक्सप्रेस होता था जब पेयर में दोनों ही वैल्यूज उसकी आती थी, जैसे कि हम देख सकते हैं इस केस में जहाँ पे दोनों हैं स्मॉल टी, इसीलिए प्लांट हुआ शॉर्ट। यही पूरी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की बात ट्रू होगी हमारी बॉडी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में, सारे जीन्स के केस में। अब हम रेडी हैं अपने आज के टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ मूव करने के लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी एक समय पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक समय पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे साइड बाय साइड। टॉपिक को स्टार्ट करें तो टॉपिक ये एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में है और किसी भी एक्सपेरिमेंट को सीखने की सबसे बढ़िया तरीका है उसके सवाल से शुरू करना। इस एक्सपेरिमेंट का सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इंस्टेड ऑफ वन ट्रेट क्रॉसिंग इज सीन वेयर 2 ट्रेट्स आर डिफरेंट इन द 2 ऑर्गेनिजम्स। समझते हैं इसको कि अगर हम एक ट्रेट की जगह किसी 2 ट्रेट्स की बात एक साथ करें 2 ऑर्गेनिजम्स में तो वहाँ पे रिजल्ट कैसा होगा। क्या वहाँ पे एक ट्रेट दूसरे ट्रेट के रिजल्ट्स को इफेक्ट करेगा, यही हमारा सवाल है। एग्जाम्पल से समझें तो एपरेटस ले लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जहाँ पे हमने लिया था एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, जहाँ पे जीन हमारा क्या था, हाइट, कैरेक्टरिस्टिक था हाइट। वैसे ही यहाँ पे अगेन हम प्लांट तो सेम लेंगे, पी प्लांट यानी कि मटर का प्लांट, लेकिन इस बार हम प्लांट की जगह लेंगे सीड्स यानी कि बीज। एक होगा हमारा ये वाला बीज और दूसरा होगा ये वाला बीज। कौन से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें डिफरेंट है वो है कलर और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट है वो है शेप। प्रॉपर्ली लिख लें इनको। पहले वाले सीड में अगर हम देखें तो शेप है राउंड और कलर है येलो। वहीं पे दूसरे सीड में शेप है रिंकल्ड यानी कि सिलवटें हैं इसके ऊपर और कलर है इसका ग्रीन। इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे प्योर फॉर्म में क्यों लिखा है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले टॉपिक में। रिजल्ट्स हमारे प्रॉपर आए इसके लिए हमें प्योर राउंड और प्योर येलो ही लेने हैं यहाँ पे जीन्स। वैसे ही हमें रिंकल्ड के केस में और ग्रीन कलर के केस में भी करना है। मीनिंग इसका ये था कि जो जीन पेयर्स हैं वो इनके होंगे कुछ इस प्रकार से। प्योर राउंड का मीनिंग था कैपिटल आर और प्योर येलो का मतलब था कि दोनों एलील सेम होंगे, कैपिटल वाई। वहीं पे प्योर रिंकल्ड के केस में इससे ऑपोजिट होगा। प्योर रिंकल्ड के लिए हम शो करेंगे स्मॉल आर और प्योर ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ये हमने जान लिया कि हमारा एपरेटस क्या है, किन चीज़ों के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट ये ब्रेक हुआ था 2 स्टेजेस में, तो पहले हम पहली स्टेज की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट को शुरू करें तो इन दोनों सीड्स को ही आपस में हमें क्रॉस करना है और देखना है कि जो रिजल्टिंग सीड्स मिलते हैं वो किस तरह के मिलते हैं। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा? पिछले एक्सपेरिमेंट के भी अगर रिजल्ट्स आपको दिखा दें तो वो कुछ इस प्रकार से थे, जहाँ पे एक था प्योर टॉर प्लांट विथ कैपिटल टी जीन पेयर और दूसरा था प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी, जहाँ पे सारे रिजल्ट्स आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन पेयर के। और क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट एलील था कैपिटल टी तो सबके रिजल्ट्स कैसे थे? सारे ही प्लांट्स वहाँ पे थे टॉल। स्मॉल टी का इफेक्ट कहीं पे भी नहीं आया था क्योंकि वो था रिसेसिव एलील। जो आप इस वक्त गैस कर रहे हैं वही रिजल्ट भी होता है यहाँ पे। सारे ही सीड्स आते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि प्योर राउंड एंड प्योर येलो। और सबके जीन पेयर्स किस तरह से होते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जितने भी ऑफस्प्रिंग, जितने भी सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, इनको हम कह सकते हैं F1 प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन प्लांट्स। अब रिजल्ट्स मिल जाने के बाद सवाल ये आता है कि हमने इस स्टेज में सीखा क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे हम डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम अपने सारे ही प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेप और कलर के, उनके रिस्पेक्ट में डोमिनेंट एलील कौन सा है और रिसेसिव एलील कौन सा है। पहले यहाँ पे शेप के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि राउंड शेप का जो एलील है वो यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, जो कि कैपिटल आर से यहाँ पे डिनोट हो रहा है। वहीं पे रिंकल्ड शेप का एलील यहाँ पे है रिसेसिव एलील। स्मॉल आर आ भी रहा है सारे रिजल्ट्स में, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है।
इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम कलर में भी देख सकते हैं। वहाँ पे डोमिनेंट एलील कौन सा है, येलो कलर, जो कि शो हो रहा है यहाँ पे कैपिटल वाई से, और वहीं पे रिसेसिव एलील कौन सा हो गया, स्मॉल वाई से शो होने वाला ग्रीन कलर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स कौन कौन से हैं, और ये हमारे एक्सपेरिमेंट की पहली स्टेज भी हो जाती है कंप्लीट। एक्सपेरिमेंट की पहली स्टेज से ये तो सीख लिया कि डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेट्स कौन से हैं। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की सेकंड स्टेज में चलते हैं। सेकंड स्टेज के लिए क्या करते थे, पहले स्टेज के जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनमें से कोई भी 2 रिजल्ट्स हम ले सकते हैं और उनको आपस में क्रॉस करके देखेंगे। तो इस बार जो हमारे पेरेंट सीड्स हैं उनके जीन्स की वैल्यूज़ क्या हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दूसरे ऑफस्प्रिंग की भी जो डिटेल्स हैं वो भी सेम ही हैं। अब इस केस में हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। किसी भी एक ऑफस्प्रिंग के जो जीन्स हैं उसकी डिटेल ले लें तो उसके टोटल अलग अलग 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। या तो कैपिटल आर कंबाइन करेगा कैपिटल वाई के साथ, या फिर वो कंबाइन करेगा स्मॉल वाई के साथ। बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल आर कंबाइन करेगा या तो कैपिटल वाई के साथ या फिर स्मॉल वाई के साथ। और इसका टेबल बनाएं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें पहले ऑफस्प्रिंग के चारों कॉम्बिनेशंस आ गए यहाँ पे, और दूसरे ऑफस्प्रिंग के जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अब हम अपने ऑफस्प्रिंग के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले रिजल्ट को चेक करें तो ये वाला कंबाइन करेगा जब इस ऊपर वाले के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी कि राउंड येलो सीड बनेगा। फिर सेकंड वाले को चेक करें तो कैसे बनेगा, ये वाला कंबाइन किया इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कंबाइन किया इस नेक्स्ट वाले के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, तो रिजल्ट क्या आया, अगेन राउंड येलो सीड। क्योंकि हमें पता है कि येलो कलर एक डोमिनेंट ट्रेट है तो वहाँ पे स्मॉल वाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है वो है राउंड ग्रीन, जो कब बना, जब कैपिटल आर स्मॉल वाई कंबाइन हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। अब यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों आ गया, क्योंकि दोनों ही एलील्स वहाँ पे हैं स्मॉल वाई के। ग्रीन कलर क्योंकि एक रिसेसिव ट्रेट है तो वो तभी शो होता था जब दोनों ही एलील्स स्मॉल वाई के होंगे। ऐसे ही अपने टेबल में आगे चलते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट रिजल्ट्स आते हैं कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो डिफरेंट रिजल्ट आता है वो है रिंकल्ड येलो। अब ये कैसे बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई से कंबाइन करने पे। रिंकल्ड अगेन एक रिसेसिव ट्रेट है, तो जब दोनों ही एलील्स आएंगे स्मॉल आर के तब यहाँ पे रिंकल्ड शो हो रहा है। अगेन हम अपने टेबल में आगे के रिजल्ट देखें तो कुछ इस प्रकार से आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंट रिजल्ट है वो है ये वाला रिंकल्ड ग्रीन, जिसका सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। और ये कब शो हो रहा है, जब शेप के केस में दोनों एलील्स आ रहे हैं स्मॉल आर और कलर के केस में दोनों एलील्स हैं स्मॉल वाई। इस बॉक्स के सारे रिजल्ट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पे राउंड येलो सीड्स आए 9, राउंड ग्रीन के आए 3, रिंकल्ड येलो के आए 3 और रिंकल्ड ग्रीन का आया सिर्फ 1। तो टोटल के 16 रिजल्ट्स में हमारा रेशियो क्या बन गया ओवरऑल, 9:3:3:1। इसको याद रखेंगे। और ये सारे ही रिजल्ट्स क्या कहलाए जाएंगे, F2 प्रोजेनी या फिर F2 जनरेशन प्लांट्स। अब एक्सपेरिमेंट की इस स्टेज में अगेन सवाल आता है कि हमने सीखा क्या। सीख यहाँ पे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर मोर देन वन ट्रेट इज इनहेरिटेड बाय एन ऑफस्प्रिंग देन नन ऑफ द ट्रेट्स अफेक्ट एनी ऑफ द अदर ट्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जब भी कोई एक ट्रेट किसी भी ऑफस्प्रिंग किसी भी बच्चे में आता है तो वो किसी भी और दूसरे ट्रेट से इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो हमने केस लिया उसमें शेप के ट्रेट के जो रिजल्ट्स हैं वो कलर के ट्रेट को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा, कलर का जो ट्रेट है वो शेप के ट्रेट के रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह शो होंगे। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की सेकंड स्टेज के ऊपर। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इस टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 हो जाता है पूरी तरह से कंप्लीट। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ तक प्रॉपरली पहुँचे हैं उनके लिए वेरी वेरी वेल डन टू यू। इस चैप्टर में आते सभी टॉपिक्स के नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से कर सकते हैं। अगले सेशन में हम ऐसे ही किसी और फुल चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।